फैज एसोसिएट्स, इसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं. कंप्यूट सेल्स टैक्स पेएबल बाय or refundable to Faz Associates along with the input tax to be carried forward, if any, in the sales tax return for the month of January 2022. Show all relevant exemptions, exclusion and disallowances. ये सारा हमने क्या करना है? Faz Associates is a partnership concern registered under the Sales Tax Act 1990 as manufacturer cum distributor. उसने हमें अपनी सप्लायर्स की इंफॉर्मेशन गिवन की है. टैक्सेबल सप्लायर्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर, टैक्सेबल सप्लायर्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर, कंज्यूमेबल गुड्स सप्लाइड टू पीआईए इंटरनेशनल फ्लाइट, ये जीरो रेटेड शुमार होंगी. इसके ऊपर हम फर्दर टैक्स चार्ज करेंगे, ये नॉर्मली चलेगी. और ये इटसेल्फ एक्सपोर्ट है, ये भी जीरो रेटेड है. इसने हमें परचेजेस की बात की है, ये हमने रजिस्टर्ड लोगों से परचेज की है. अनरजिस्टर्ड से इसका कुछ भी नहीं मिलेगा. एग्जाम्ड गुड्स नो ट्रीटमेंट. इनपुट टैक्स ब्रॉट फॉरवर्ड जो है वो ये है. ओके. अब सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर्स इंक्लूड द फॉलोइंग. इसमें ये शामिल है. इसकी एडजस्टमेंट हमें बता रहा है 34,50,000 रुपए की. गुड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 80,000 सोल्ड टू हाफिज ब्रदर ऑन 31 जनवरी 2022. He started business in 2022 and filed an application for registration under the Sales Tax Act Rules 1990 on 30 January. However, no sales tax registration was issued till 31 जनवरी 2022. 31 जनवरी 2022 तक वो रजिस्टर्ड नहीं है. तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे? हम इसके ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज करेंगे हाफिज ब्रदर के ऊपर, बिकॉज ये अनरजिस्टर्ड बंदा शुमार हो रहा होगा. उसके बाद है जी गुड्स हैविंग मार्केट वैल्यू ऑफ 6 लाख विच वर सप्लाइड टू प्रवीण लिमिटेड एंड एसोसिएटेड कंपनी फॉर रुपीज 5 लाख. आपने 6 लाख की गुड्स जिसकी मार्केट वैल्यू है, आपने अपनी एसोसिएटेड कंपनी को 5 लाख की दी, तो आपको 5 लाख की अलाउ नहीं होगी, बल्कि आप 6 लाख की ट्रेड करेंगे. लाख रुपए का डिस्काउंट दिया आपने, ये डिस्काउंट आपका एड बैक हो जाएगा. उसके बाद है an invoice erroneously issued for rupees 450 whereas the correct amount of the invoice was rupees 540. आपने इनवॉइस गलती से इशू कर दी है, आप प्रॉपर डेबिट क्रेडिट नोट इशू करेंगे, इनवॉइस को रिवाइज करेंगे और सेल्स टैक्स में अमाउंट ऐड हो जाएगी. उसके बाद सेल्स टू गालिब कॉर्पोरेशन ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 2,25,000. द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल हैज बीन साइंड बट नीदर इनवॉइस वाज इशूड नॉट डिलीवरी और पेमेंट वाज मेड इन जनवरी. कॉन्ट्रैक्ट किया बट कुछ भी नहीं हुआ और इस सेल्स में शामिल किया, तो हम इसको लेस करवा देंगे, ये इंक्लूड नहीं होगी. हमें टाइम ऑफ सप्लाई के मुताबिक देखना होता है कि कौन सी सेल्स हमारी कब पार्ट बन रही होती हैं. फिर परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर इंक्लूड परचेज ऑफ 2 एयर कंडीशनर अमाउंटिंग टू रुपीज 15.5 लाख फॉर एज न्यू ऑफिस. उसने एक एसी पर 2 एसी परचेज किए हैं 1.5 लाख रुपए के. ये फिक्स एसेट्स हैं, इसको हम लेके चलेंगे. उसके बाद है परचेजेस में उसने एक इनवॉइस शामिल है 5 लाख रुपए की, जो 22 जनवरी को इशू की गई थी तकी कॉर्पोरेशन से, लेकिन तकी जो है वो ब्लैक लिस्ट हो गया है. अभी जो ब्लैक लिस्टिंग के सर्कमस्टांसेस होते हैं पहले से अवेलेबल होते हैं. बंदा रात उठते साथ ही ब्लैक लिस्ट नहीं होता, वो पहले सस्पेंड वगैरह होता है फिर ब्लैक लिस्ट होता है. अब चूंकि ये हमने ब्लैक लिस्टेड सेलर से चीजें ली हुई हैं, इसका इनपुट टैक्स हम क्लेम नहीं कर पाएंगे, ये हमारी डिसअलाउ हो जाएगी. ये परचेजेस में हो रही है एडजस्टमेंट, इसमें ये इसमें एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं. उसके बाद है एफए डिस्ट्रॉयड सर्टेन गुड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 45,000 आफ्टर फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस. उसने 45,000 गुड्स डिस्ट्रॉय किए हैं. गुड्स डिस्ट्रक्शन पे इसका इनपुट टैक्स जो है वो इनएडमिसिबल हो जाएगा. फ्री रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स कॉस्टिंग रुपीज 4 लाख relating to goods which were sold under 1 year warranty. The market value of such part was rupees 550. अब ये फ्री रिप्लेसमेंट है, ये आपके आउटपुट टैक्स इसके ऊपर चार्ज नहीं होगा. वैल्यू सप्लाई इसके जीरो से हम इसके हम ट्रीट नहीं करेंगे. A debit note issued by a customer in respect of goods return was duly settled. ये आपके सेल्स रिटर्न है और इसको हम ट्रीट करेंगे. During the month FA paid since sales tax was rupees 8500 on franchise services.
under the sales tax law. Such tax is not admissible tax credit. उसने 8500 का सेल्स टैक्स पे किया है, सर्विसेज टैक्स पे किया है सेल्स टैक्स के मुताबिक, और ये एडमिसिबल क्रेडिट नहीं है। इसको हम देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। All the figure are exclusive of sales tax wherever applicable. Sales tax is payable at a rate of 17%. 17% के ऊपर हमने सेल्स टैक्स पे करना है। ये सवाल है फैज एसोसिएट्स का। चलें जी इसको देखते हैं। फैज एसोसिएट्स, हम इसको अपने फॉर्मेट के मुताबिक करते हैं और देखते हैं क्या ये सवाल मुश्किल है कि नहीं है। मेरे ख्याल से ये सवाल मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम इसको अपने फॉर्मेट, अगर मुझे मेरा फॉर्मेट याद है, तरीकेकार याद है, उसमें मैं वैल्यूज को उतारता जाऊंगा, मेरा सवाल ये कुछ भी नहीं है। टैक्स पीरियड जो है हमारे पास दैट इज जनवरी 2022। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेशन ऑफ सेल्स टैक्स पेएबल और रिफंडेबल। ये हमने क्या करना है, ये हमने कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास आ जाएंगे सेल्स टैक्स क्रेडिट्स, जिसे हम इनपुट टैक्स कह रहे हैं। यहाँ पे हम आ जाएंगे हमारे पास वैल्यू, रेट एंड अमाउंट, इसको हम लिख लेंगे। अब आप सवाल पढ़ते रहें और इस सवाल में जो जो हमारी एडजस्टमेंट जहां जहां पे हैं वो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वो हम यहाँ पे उसको लेके चलते हैं। परचेजेस हैं आपने पता ली है, ये टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स 2 मिलियन की लिख लेते हैं, फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स 2 मिलियन की। रेट लगा लो 17%, 3,40,000 आ जाएगा। उसके बाद इसने इसकी ही हमें एडजस्टमेंट बताई है। ये 2 मिलियन की हमने परचेजेस की है ना, उसने हमें इसकी यहाँ पे एडजस्टमेंट्स बता दी है। हमने इनकी एडजस्टमेंट्स करनी है। आप पहले भी कर सकते हैं, आप बाद में भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। चले हम बाद में करते हैं, हम एक कॉमन पैटर्न लेके चल रहे हैं हर सवाल में, हम उससे को चलते हैं। अब लिख दो जी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से गुड लिए हैं हमने, ये लिए हमने कितने की 4.5 लाख की, लिख ले। उसके बाद एग्जाम गुड्स लिए हैं 6 लाख की, वो लिख लेते हैं। उसके बाद ये तो इनपुट एक्सपोर्ट फॉरवर्ड यहाँ पर नहीं आएगा। अब हम चलते हैं एडजस्टमेंट्स की तरफ। 2 एयर कंडीशनर लिए हैं आपने 1.5 लाख रुपए के, और वो इस परचेजेस में शामिल है। आपको पता है एसी जो है वो तो हमारा सेपरेट चलता है, वो तो हमारा यहाँ पे नहीं आएगा फिक्स एसेट के तौर के ऊपर। एसी जो है वो हम यहाँ पे लेस करवा देंगे। एसी परचेस्ड हमने कितने के लिए हैं, हमने 1.5 लाख के लिए, और 1.5 लाख का 17% कितना बनता है 25,500। आप वो इसमें से लेस करवा दें। उसके बाद इन्हीं में इसी में शामिल है that is blacklisted purchases from blacklisted seller 5 लाख का, भी इसमें नहीं आना चाहिए। आप इसका यहाँ पे लेस करवा दें, इसका बनेगा 85,000। इसके अलावा और तो कुछ नहीं है ना, और कुछ है गुड वर्ड्स इफेक्टिव डेबिट क्रेडिट नोट। ये देखें गुड्स डिस्ट्रॉय, गुड डिस्ट्रॉय जब की जाती हैं इसका इनपुट टैक्स जो होता है वो हमारा इनएडमिसिबल हो जाता है। वो हमने यहाँ पे अब ऐड बैक नहीं, वो हमें अलाउ नहीं होता, वो हमने लेस करना है। ये जो गुड डिस्ट्रॉयड की हैं कितने की 45,000 रुपए की, ड्यू प्रोसेस फुलफिल हुआ और ये गुड्स हमारी तबाह हो गई हैं, खत्म हो गई हैं, इसका इनपुट टैक्स जो है
وہ ہم کلیم نہیں کر سکتے. اگر پہلے کلیم کیا تھا تو ہم نے یہاں پہ لیس کروانا ہے. 45,000 کا 17% لیں گے, دیٹ وڈ بی 7650. یہ ہم یہاں سے لیس کرواتے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ ہے؟ اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کو جمع کر لیں, ہمارے پاس آ جائے گا کامن ان پٹ ٹیکس. کتنا بنے گا یہ؟ 340,000 لیس 25,500 لیس 85,000 لیس 7650. یہ بنے گا ہمارے پاس, نہیں یہ والا پوائنٹ نہیں آئے گا, ڈیٹ اور یہ آئے گا, یہ ہم اگنور کریں گے کیونکہ وہ فیب میں جا کے بلیک لسٹ ہوا ہے اور ہماری انوائس جو ہے وہ جنوری کی ہے. جنوری کے ریٹرن میں اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا, اس کا فیب کے ریٹرن میں کیا ہونا چاہیے؟ ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. ہم اسے دیکھتے ہیں 340,000, یہ بنے گا ہمارے پاس 306,850. اس کا کامن ان پٹ ٹیکس بنے گا 306,850. یہ ہم اس کو لے کے چل رہے ہوں گے. اس سے بتا دیں کہ ہمارے پاس سیلز ٹیکس ڈیبٹ اس نے گڈس بیچی ہیں رجسٹرڈ کسٹمرز کو 3450 کی. اس میں سے کچھ ایڈجسٹمنٹس ہیں. اس پہ فوڈ ٹیکس چارج ہونا ہے, اس پہ ڈسکاؤنٹ کی اماؤنٹ انٹر ہونی ہے, یہاں پہ انوائس رجسٹرڈ ہونی ہے, اور یہ 225 کے جو ہے یہ ہم نے یہاں پہ ٹریٹ کرنی ہے بیکاز یہ ہمارا اس میں پارٹ ہی نہیں بنتا. تو یہ جو آؤٹ پٹ ٹیکس ہے اس کو ذرا ہم دیکھتے ہیں. اس سے 3450,000 کی یہاں پہ کیا کی ہیں؟ سیلز کی ہیں. اس کے اوپر اس کا ٹیکس جو بن رہا تھا جو اس نے لیا ہوگا کسٹمر سے, اٹ واز 3450000. 17% 586,500 جو ہے وہ اس کا ٹیکس بنتا ہوگا. آپ نے لکھ لیا جی 586,500. اب اس میں جو ایڈجسٹمنٹس ہیں ہم کر ہی لیتے ہیں. آپ نے 80,000 گڈس بیچی ہیں حافظ بردرز کو, جو اس میں شامل ہیں وہ ابھی تک رجسٹرڈ نہیں ہوا, تو اس کے اوپر تو صرف ہم نے فردر ٹیکس چارج کرنا ہے, یہ ہم بعد میں کریں گے. گڈس 6 لاکھ کی تھی, آپ نے 5 لاکھ کی بیچ دی ہیں, آپ نے ڈسکاؤنٹ دیا ہے, تو ڈسکاؤنٹ ٹو ایسوسیٹ جو ہے یہ کیا ہونا چاہیے؟ ایڈ بیک ہونا چاہیے, بیکاز یہ تو نارمل ڈسکاؤنٹ نہیں ہے. تو آپ نے 1 لاکھ کا ڈسکاؤنٹ دیا, یہ 1 لاکھ اس میں آپ ایڈ کر دیں گے, 17% لیں گے, 17,000 جو ہوگا وہ آپ اس میں ایڈ بیک کر دیں گے. اس کے بعد ایک انوائس 4.5 لاکھ کی تھی, آپ نے ایک انوائس 4.5 لاکھ کی ایشو کر دی تھی, بٹ وہ انوائس جو ہے تھی 5 لاکھ کی تھی, تو جو انڈر انوائسنگ کی تھی وہ بھی ٹھیک کر دیں گے. اٹ شوڈ بی 540, بٹ آپ نے 450 کی ایشو کی تھی, تو 90,000 سے آپ اپنا آؤٹ پٹ ٹیکس جو ہے وہ انکریز کریں گے. 90,000 یہ آ جائے گا 15,300. یہ آپ کیا کریں گے؟ یہ آپ اس میں ایڈ بیک کریں گے. اس کے بعد غالب کو آپ نے گڈس بیچی ہیں جو اس میں شامل ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے, بیکاز وہ ٹائم آف سپلائی کو ہی ایگری نہیں کر رہی. 2,25,000 گڈس آپ نے غالب کو بیچی ہیں وہ اس میں نہیں ہونی چاہیے تھی. 2,25,000 یہ آ جائے گا 38,250, یہ ہم اس میں سے لیس کروا دیں گے. تو یہ جو اس کی پرچیزز کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ہم نے یہاں پر کر لی. تو یہ جو ایڈجسٹمنٹس تھی یہ والی جو سب سے بڑی ایڈجسٹمنٹ تھی یہ ہم نے دیکھ لی ہے. اس پہ بس ہم نے فوڈر ٹیکس چارج کر دینا ہے. یہ بھی ہماری ہو گئی ہے, یہ بھی ہمارا ہو گیا ہے, یہ تو ہماری سیلز ٹریٹ ہی نہیں ہو رہی. اس کے علاوہ یہ بھی ہم نے کر لی ہے. اچھا, یہ ڈیفیکٹو پارٹس جو ہیں
डिफेक्टिव पार्ट्स के ऊपर टैक्स तो चार्ज होता ही नहीं है, तो मुझे डिफेक्टिव पार्ट सिर्फ मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मुझे उसकी वैल्यू भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई का ही पार्ट नहीं बनेंगे, बिकॉज ये टैक्सेबल ही नहीं है। तो जो डिफेक्टिव पार्ट्स हम यहाँ पे फ्री में रिप्लेस करके दे रहे हैं, वो हम यहाँ पे उसको ट्रीट ही नहीं कर रहे होंगे, हमें वैल्यू में लेके जाने की जरूरत नहीं है। अंडर वारंटी वो सारा कुछ क्या होता है, अंडर वारंटी वो सारा कुछ हमारा फ्री होता है। उसके बाद ये भी पॉइंट हो गया। डेबिट नोट सेल्स रिटर्न है, ये इनपुट टैक्स था, ये इनएडमिसिबल है, ये हमें तो अलाउ ही नहीं है। उसके बाद और क्या रह गए, और हमारे पास ये रह गए अनरजिस्टर्ड गुड्स, बंदे को सेल्स की हैं 1 मिलियन की, हम वो लिख लेते हैं अनरजिस्टर्ड, ये 1,70,000 की आ गई, ये हमने लिख ली। उसके बाद कंज्यूमेबल्स टू पीआईए इंटरनेशनल फ्लाइट और एक्सपोर्ट, ये तो दोनों जो हैं वो हमारी क्या बनी है, ये दोनों ही हमारी जीरो रेटेड बन रही होती हैं, तो ये तो हम नहीं लेके चलेंगे। और कोई रह गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, दिस ये भी हो गया, ये भी पॉइंट हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये दोनों पॉइंट भी डिस्कस आउट हो गए हैं, ये भी पॉइंट हो गया, इसको भी मैंने ट्रीट कर ली है, ये सेल्स रिटर्न अभी करनी है, ये भी, और तो कुछ रह ही नहीं गया। इसका मतलब इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, टोटल टैक्सेबल सप्लाईज कितनी आएंगी, अभी हम उसको ट्रीट कर लेते हैं। 3450441500 इसकी बन रही है टोटल सप्लाईज 441500। उसके ऊपर टैक्स कितना बन रहा है 586500 प्लस 17,000 प्लस 15,300 प्लस 38250 प्लस 750550, ये इसका बन रहा है। ये मैंने गलत कर दी, 750 आ रहा है, ले लेते हैं 750550 टोटल टैक्सेबल सप्लाईज। फिर हम यहाँ पे लेंगे जीरो रेटेड सप्लाईज। अब इस जीरो रेटेड सप्लाईज में ये पीआईए को भी जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो भी इसमें आ जाएगी, और एक्सपोर्ट भी आ जाएगी, मतलब 7 और 5 12 लाख इसमें आ जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं कि हमारे पास 12 लाख है, और ये 0% के ऊपर चल रही है, 0 आ जाएगा, तो टोटल सप्लाईज हमारी आ जाएगी, और टैक्स आ जाएगा हमारा 561500। ये भी आ गया। अब हम सेल्स टैक्स लायबिलिटी जो है वो हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। हम यहाँ पे ले लेंगे अपना आउटपुट टैक्स, वो आया हमारा, इसमें से हम लेस करेंगे सेल्स रिटर्न। सेल रिटर्न हमारी कितनी थी यहाँ पे 1 लाख रुपए की, प्रॉपर डेबिट क्रेडिट नोट विद इन टाइम इशू हुए हैं, तो हम यहाँ पे ले लेंगे सेल्स रिटर्न 1 लाख की, 17,000 हम इसमें से लेस करवा देंगे, रिमेनिंग जो आ जाएगा हमारे पास 750,550 प्लस 17,000 733,550, ये हमारे पास आ जाएगा नेट आउटपुट टैक्स। उसके बाद हम इसमें लेस करवाएंगे इनपुट टैक्स, यहाँ आ जाएगा ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स, वो कितना था, ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स था हमारा 2,65,000 का, वो ले लेंगे हम, और इनपुट टैक्स फॉर द मंथ ले लेंगे, इस पे वर्किंग बना लेंगे, और हम लेंगे
90% ऑफ आउटपुट टैक्स, ये आएगा 660195। अब इसके लिए तो मुझे पता है यार ये है। अब इसमें जो लोअर अमाउंट होगी वो लोअर अमाउंट यहाँ पे हमने लेस करवानी है। लेस करवाने के बाद मेरे पास अमाउंट आ जाएगी और मुझे अंदाजा हो गया कि मैंने यहाँ पे फिर जो मेरा इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट्स है मैंने वो भी यहाँ पे लेस करवाना होता है। मैं एक दो जगह और छोड़ देता हूँ और मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ फर्दर टैक्स। अब वो फर्दर टैक्स जो मैंने ऐड करना है वो हम देखते हैं 3% लेना है हमने। अब मेरे पास अनरजिस्टर्ड सप्लाई एक तो ये है 1 मिलियन की है और यहाँ पे 80,000 भी मेरा ये ट्रीट हो रहा होगा। तो मेरी जो ये सप्लाई ट्रीट होगी वो कौन सी होगी, 1 मिलियन प्लस 80,000, तो ये होनी चाहिए 10 लाख जमा 80,000। इसका आप 3% लेंगे तो क्या आ जाएगा 32,400। ये मेरा फर्दर टैक्स जो है वो मैंने यहाँ पे ऐड ऑन करना ही करना। अब एक चीज रह गई है और ये है मेरी अपॉर्शनमेंट। अपॉर्शनमेंट हमने कैसे करनी है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। वर्किंग का रेफरेंस देंगे या आप वर्किंग का रेफरेंस देके आप उसकी अपॉर्शनमेंट जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे यार ये हमने से किस तरह से अपॉर्शनमेंट इसकी करनी है। यहाँ पे हम ले लेंगे वैल्यू और यहाँ पे हम ले लेंगे कॉमन इनपुट टैक्स और यहाँ पे हम ले लेंगे फिक्स एसेट्स। अब हमारे पास टैक्सेबल सप्लाईज जो हैं वो कितनी हैं 4415,000, बट हमें नेट सप्लाईज लेनी है सेल्स रिटर्न लेस करके। टैक्सेबल सप्लाईज हैं हमारी 4415 लाख रुपए की। हमारी सेल्स रिटर्न भी तो बीच में से हुई है इसलिए ये मेरे नेट सप्लाईज आ जाएंगी 4315,000 आ जाएंगी। तो मेरी जीरो रेट सप्लाईज हैं वो कितनी थी, मेरी जीरो रेटेड सप्लाईज थी 12 लाख की। हम वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं। इसको जमा करेंगे आपके पास टोटल सप्लाईज आ जाएंगी कितनी बनती है, ये बनेंगी आपकी 5515 कि आपके टोटल सप्लाईज आ गई हैं जो बन रही है। अब टैक्स जो आपने पोर्शन करना है वो ले लें। कॉमन इनपुट टैक्स आपका 3,06,850। फिक्स एसेट्स का जो इनपुट टैक्स है जो आपने इसी लिया है उसका आपने इनपुट टैक्स निकाला था 25,500, हम वो भी लिख लें। अब आप इसे पोर्शन कर लें या आपने क्या कर ली इसकी पोर्शनमेंट कर ली। अब 240,083 पकड़ेंगे यहाँ पे लिख लेंगे 240,083। अब इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा आपका 265,000 240,083 बनेगा 505083। फिर लोअर तो यही है, यही लेस करवा देंगे 505083। इसमें लेस करवाएंगे जी 733,550 लेस 505083, ये बनेगा 228467। फिक्स एसेट्स पे यार 19951 208516। इसमें आप फर्दर टैक्स ऐड कर देंगे 240916 आ जाएगा इसका सेल्स टैक्स पेएबल। अगर आपने इसकी रिफंड की अमाउंट भी निकालनी है, रिफंड अगेंस्ट, वो हो जाएगा इसका सम ले लें आप 66716 ये जो अमाउंट है ये आपकी रिफंड हो जाएगी, इसका आप रिफंड क्लेम कर लेंगे। तो ये हमारे पास सवाल था 18 मार्क्स का सवाल था अराउंड फैज एसोसिएट्स के नाम से। वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को लगता है, बट मेरे ख्याल से इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। देयर वाज नॉट अ सिंगल डिफिकल्ट थिंग इन दैट क्वेश्चन।